मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी के लिखे साहित्य की विशेषताओं की तरफ ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि हमने इस निबंध में पूर्व में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल लिया था, प्रेमचंद जी के कृतित्व पर भी प्रकाश डाल लिया था कि किस तरह की कितनी रचनाएं आपने दी, कब कब दी, मुख्य बात। अब है कि उन रचनाओं में प्रेमचंद जी ने जो विशेष बातें बताई है उनको हमें निबंध में लिखना है। तो पहले तो मैं ये चर्चा कर लेता हूँ कि क्यों लिखना होता है। कि जब हमें ये पता लग गया कि प्रेमचंद जी ने ये लिखा और प्रेमचंद जी ने किन परिस्थितियों में अपने जीवन को जिया, तत्पश्चात एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि हम उस साहित्य पे या उस कार्य पर विचार करें कि वो कार्य किस तरह का दिया है आपने, या जिस किसी ने भी दिया। तो यहाँ प्रेमचंद जी हैं तो हम प्रेमचंद जी पर ही चर्चा करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया और ख़ास तौर से हम भारतीयों को तो बहुत आगे ले गए और हम जो अन्य भाषाओं के साहित्य के मकड़ जाल में फंसे हुए थे उसमें से हमको बाहर उन्होंने निकाल लिया। ये हम सब आगे देन प्रेमचंद जी ने क्या दिया हमको उस पर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी न खाली उपन्यासकार थे और न मात्र कहानीकार, बल्कि आपने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। तो सब विधाएं शामिल करना, सब रचनाएं शामिल करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। पिछले जो हम कृतित्व के बारे में हमने जाना था तो उपन्यास पर थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। तो आपने उपन्यास लिखे, आपने कहानियाँ लिखी, आपने नाटक लिखे, आपने बाल साहित्य लिखा, आपने फिल्मों की पटकथा भी लिखी, आपने निबंध लिखे, संपादकीय भी विविध पत्रिकाओं के आपने किए, बहुत से भाषण भी आपने विविध कार्यक्रमों में दिए, विभिन्न जो रचनाएं उस काल में आई उनकी भूमिका भी प्रेमचंद जी ने लिखी, उनसे लिखवाई गई। बहुत से पत्र पत्रिकाएं भी आपने लिखे और छापे। विशेष तौर पे माधुरी, जमाना, सरस्वती, मर्यादा इत्यादि जो है, या चांद और सुधा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये पत्रिकाएं आपने जिनमें लिखा था और जिनमें संपादन का कार्य किया था उसमें हंस और जागरण जो है वो प्रमुख रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपने अनेक विधाओं में लिखा। तो इन विधाओं में किस तरह से उन्होंने लिखा, किन समस्याओं को आपने उठाया, किन विषयों को आपने छुआ, वो सारा हम आज कोशिश करेंगे कि हम इस व्याख्यान के अंतर्गत ले लें। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि इनकी पहली रचना कौन सी थी। तो आप पहली रचना को जब हम पढ़ते हैं तब, और प्रेमचंद की अंतिम रचना को जब हम पढ़ते हैं उस वक्त हमको किस तरह का एहसास होता है। जब साहित्य की कसौटी पर कसते हैं तो उन रचनाओं में क्या भेद दिखाई देता है, वही परिवर्तन प्रारंभ से लेकर अंत तक रहा होता है, क्योंकि बीच बीच में अनेक परिवर्तन आपके साहित्य में आते रहे। तो इनकी विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जब हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानें तो उससे पहले ये देख लें कि इनका रचना संसार मूलतः 3 कालखंडों में बांट करके रखा जा सकता है। ख़ास तौर से कहानियाँ 1920 से पहले का समय, जिसे हम पहला कालखंड कह सकते हैं प्रेमचंद जी का। 1903 से हमने देखा है कि प्रारंभ हो गया था इनका रचना संसार, हालांकि था उर्दू में, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था, या उन पर लेखन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। दूसरा जो काल इनका रहा है लेखन का, वो रहा है 1920 से लेके 1930 तक का, जिसमें और परिवर्तन आए। और तीसरा काल इनका रहा 1930 से 1935 तक का, और इनमें सतत रूप से धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा।
उपन्यास तो हालांकि आपने हिंदी में तो लिखना ही 1918 से किया था प्रारंभ। पहला इनका उपन्यास जो सेवा सदन आया था वो आपने 1918 में लिखा था। और आपका जो पहली जो कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, वो सोजे वतन में छपा था, जो काफ़ी पहले छप गया था। सोजे वतन 1908 में छपा था, कहानियों का संग्रह। तो उस समय की कहानी और इनकी अंतिम समय की कहानियाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि 1935 से 36 तक का समय हम कह सकते हैं, उसकी कहानियाँ हमें क्या कहती हैं? वो हमें सतत रूप से जो परिवर्तन होता रहा, धीरे धीरे उस परिवर्तन को दर्शाती हैं। जैसे इनका जो प्रथम जो समय था, उसकी कहानियाँ जो रही वो थी बलिदान, आत्मारा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर इत्यादि इत्यादि। और इनके अंतिम समय की जो कहानियाँ थी, अंतिम काल की जो कहानियाँ थी, तावान, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, बड़े भाई साहब इत्यादि इत्यादि। तो अंतिम काल की जो इनकी कहानियां हैं वो सिर्फ हिंदी की ही बेजोड़ कहानियां नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की बेजोड़ कहानियों में उनका शुमार किया जाता है। ठीक, तो अब हम लेते हैं कि इनकी इन रचनाओं में कौन कौन सी विशेषताएं हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से प्रेमचंद जी का जो स्वभाव था, जो विचारधारा थी, वो विचारधारा जिस जिस तरह से परिवर्तित होती गई, वैसे वैसे इनके लेखन की विशेषताएं भी परिवर्तित होती गई। प्रारंभिक समय में इनकी चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, वो कमजोरियां दिखाई दे जाती हैं। जैसे इनके साहित्य में किस्सा गोई मिलती है, आदर्शवाद मिलेगा, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद मिलेगा, और सौदेश्यता, इन चीज़ों पे इनका जोर अधिक रहा। जिसमें मानव का चरित्र और उसका सूक्ष्म उद्घाटन करना ही इनका एक उद्देश्य था। और कहानियों में एक अनगढ़पन, एक कच्चापन, और जिसमें यथार्थ की कमज़ोर पकड़ हमको अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। ये प्रारंभिक काल था। इनका चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, दोनों में ही जो कथानक है वो लंबे और इतिवृत्तात्मक मिलते हैं। उपन्यास में तो वैसे ही होता है, लेकिन वर्णात्मक अधिक हो जाते हैं फिर। और इसका एक नुकसान मान लीजिए, या इनकी कहानियों की विशेषता मान लीजिए, कि अन्य सहायक कथाएं भी इनकी जो रचनाएं हैं, खासतौर से कहानियों में आकर के मिलती रहती। उपन्यासों में तो खैर होती है, लेकिन वो ज़्यादा थी प्रारंभ में। इसके अलावा प्रारंभिक रचनाओं में इनके मनोवैज्ञानिकता कम मिलती थी और आचरण का वर्णन अधिक मिलता था। जो चरित्र है उसका वर्णन लोगों का अधिक मिलता था। तो इस तरह से विकासक्रम चलता रहा। ये प्रारंभिक साहित्य ने अगले साहित्य के लिए पीढ़ी का कार्य किया, सीढ़ी का कार्य किया। अब आप 20 तक का समय ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उपन्यास इसमें सेवा सदन आ जाता है।
और कुछ कहानियों के नाम हम ले सकते हैं, बलिदान है, आत्माराम है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, रानी शारदा है, इनको हम उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इनके कुछ सुधार और आया अगले काल में, जो 1920 या 20 से आगे से शुरू होता है। यहाँ आते आते ये अपने साहित्य पर जो कमजोरियाँ थी उनको दूर करते जाते हैं, और इसीलिए इस युग को इनका दूसरा उत्थान युग भी कहते हैं। इनमें क्या हुआ, उपन्यासों में तो ये चीज़ें होती है, इसमें इन्होंने मूल संवेदना के अनुरूप ही कार्य व्यापार जो है उसकी योजना का शिल्प बनाया। पहले ये नहीं था। मूल संवेदना तो होती है, लेकिन इनका वर्णनात्मक या विवरणात्मक जो करने का, कहानी या उपन्यास को लिखने का था, वो इस चीज़ को पूरा नहीं होने देता था, वो कहीं उसमें बाधा था। लेकिन यहाँ आते आते इन्होंने अपनी उस कमी को दूर किया और वापस इसको विशेष रूप से अपने साहित्य में लाने की कोशिश की। और लंबा जो परिचय कहानियों में या उपन्यासों में या अपनी रचनाओं में किसी विषय वस्तु की जब बात कर रहे होते हैं, उसमें जो वर्णन देते थे, परिचयात्मक वर्णन, उसका इन्होंने अभाव कर दिया, अर्थात इसको लिखना बंद कर दिया। परिचयात्मक लेखन अब इनका बहुत कम हो गया था रचनाओं में। द्वंद्व और समस्या और उसकी उत्तेजना इनकी कहानियों को, इनके उपन्यासों को चरम पर पहुंचाती थी। ये नहीं कि कोई सामान्य बात कही और लोगों को जो है एक बरगलाने की सी बात हो गई, नहीं। इन्होंने हमेशा जीवन के जो द्वंद्व हैं उनको हमारे सामने लाने की कोशिश करके, और समस्याओं के कारण जो जीवन में उत्तेजनाएं आती है, मन और बुद्धि में जो उत्तेजना होती है, उसको भी हम तक पहुंचाया, चरम तक पहुंचाया। एक बात इनके बीच के समय में और आई, कहानियों के संदर्भ में विशेष तौर पर, कि इन्होंने कहानियों के अंत में 2 वाक्यों में कहानी का उपसंहार देना भी प्रारंभ कर दिया था। जो आगे जाकर छूट गया। और इस समय की कहानियों में जो इस युग में इन्होंने लिखी, उनमें आप ले सकते हैं परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, अलगोजा, इस्तीफा इत्यादि इत्यादि। आगे जाकर इनका साहित्य और अधिक परिपक्व हुआ, और जो परिवर्तन आए उन परिवर्तनों को हम इनके साहित्य की विशेषता कह सकते हैं। यहाँ तक आते आते अंतिम समय में प्रेमचंद के तेवर बिल्कुल बदल गए। पहले जो आदर्शवाद को लेकर चले थे, या कोई शिक्षा देने की एक जो शैली उनकी थी वो लेकर चले थे, वो यहाँ आते आते इन्होंने छोड़ दिया। और वो इनके एक जगह कहे गए शब्दों से स्पष्ट होता है, जिसमें इन्होंने कहा था कि वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ व सामाजिक चित्रण को अपना ध्येय बनाती है। तो जब ध्येय उसने ये बना लिया तो बाकी काल्पनिक बातें पीछे छूट जाती हैं, या कोरे आदर्श की बातें भी पीछे छूट जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रेमचंद ने आदर्श को पूरी तरह छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, लेकिन आदर्श को व्यवहारिक बनाया। और यहाँ तक आते आते पहले जो घटनाक्रम पे ज़्यादा अधिक महत्व देते थे, कथा वस्तु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वो महत्व इस युग तक आते आते कम हो जाता है। इनकी विशेषताओं में ये चीज़ समाप्त हो जाती है, एक नई विशेषता यहाँ आके पैदा हो जाती है। तो नई विशेषता क्या पैदा हो जाती है
कि इससे इस युग के जो इन्होंने लेखन किया उसमें एक सूत्र था और एक तथ्य था, ये अधिक मात्रा में हो गए, अर्थात बिखराव इनकी कहानियों में भी कम हो गया, इनके उपन्यासों में भी कम हो गया। तो इस तरह के उपन्यासों में हम ले सकते हैं रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प इत्यादि इत्यादि, और भी हैं 2, 3, 4 उपन्यास। ये चीज़ें हमें उनमें देखने को मिलती हैं। अब इनमें किन मुद्दों को उठाया वो हमने पहले चर्चा कर लिया, इसलिए मैं उनको तरफ नहीं जाऊंगा। जैसे इन उपन्यासों में इन्होंने किसी में ये अपने एक अलग से आगे जब मैं चर्चा करूंगा तब उसमें लेंगे, पहले भी हमने कर लिया है और आगे फिर करेंगे। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन कहानियों में, इन उपन्यासों में बढ़ने लग गया, और जो एक वाक्य कहने की जो प्रवृत्ति थी कहानियों के अंत में, वो भी इस युग में आके समाप्त हो गई। और जो उपन्यास और कहानियों में जो मान लो सच्चाई का नग्न रूप दिखाने की बात थी, उसको ही नहीं लिया। जैसे आधुनिक काल के संपर्क में आए, या आपने जो है प्रगतिशीलता की तरफ अधिक झुकाव हो गया, तो खाली ये नहीं है कि नग्न रूप सच्चाइयों का दिखा दे, बल्कि वो दिखाने के साथ साथ कुछ ऐसे पहलुओं को भी आपने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में पकड़ा जिनकी तरफ सामान्य लोगों की तो छोड़िए, उस समय के लेखकों, रचनाकारों तक का ध्यान नहीं गया था। तावान, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह इत्यादि इस युग की प्रमुख कहानियाँ थी। और उपन्यास में आप देखना चाहें तो कर्मभूमि, गबन, और सबसे अंत में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान, इनके अंतर्गत हम ले सकते हैं। उनको पढ़ने पर उनकी ये विशेषताएं हमारे सामने आ जाती हैं। अब विशेषताओं के रूप में हम ये देखेंगे कि इन्होंने अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने निबंधों में किन विषयों को उठाया और किस तरह से उठाया। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी का समस्त साहित्य समष्टिवादी और यथार्थवादी था। समष्टिवादी की तरफ जाते हैं, देखते हैं तो हमको इनमें तुलसी नजर आते हैं, और यथार्थवाद की तरफ जाते हैं तो हमको इनमें मार्क्स दिखते हैं। लेकिन मार्क्स और प्रेमचंद में अंतर ये था कि मार्क्स ने सीधे समाज के साथ जुड़ कर के वो कार्य किया था। वो खुले मैदान में, उस लड़ाई के मैदान में उतरे थे, और उनका ये कहना था कि दुनिया में 2 ही वर्ग हैं, एक शोषक और एक शोषित, और उन दोनों में संघर्ष अनिवार्य है। लेकिन प्रेमचंद जी संघर्ष को अनिवार्य नहीं मानते। संघर्ष तो अंतिम स्थिति होगी, ये मानते थे। ये भारतीय जो धर्म है, भारतीय जो संस्कृति है, वो ये बात हमें कहती है, और प्रेमचंद जी भी उससे प्रभावित थे। और यही कारण रहा कि प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में या अपनी रचनाओं में समकालीन जनजीवन का यथार्थ वर्णन किया, या यथार्थ बोध जो उन्होंने किया उसी का वर्णन इनकी कहानियों में मिलता है। दूसरी बात जो मिलती है वो है इनके उपन्यास और कहानियों में, इनके साहित्य में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है, और उसके तहत आप जो है आर्थिक विषमता को विशेष तौर पर उठाते हैं। इसके अलावा हिंदू समाज की संरचना उस समय कैसी थी वो भी आपके साहित्य में मिल जाती है, और जिस प्रगतिवाद में समाजवाद को लेकर के वो चले थे, उसका देशी रूप और विदेशी रूप, दोनों रूप इनके साहित्य में हमको मिलते हैं। इसके साथ साथ चूंकि उस युग में गांधी बहुत प्रभावी थे,
तो इनके साहित्य में भी गांधी मिलते हैं। सीधा गांधी के नाम पे वर्णन नहीं है, बल्कि कुछ या तो पात्र दे दिए इन्होंने वैसे, या कोई और तरीका अपना लिया जिससे कि गांधी जी जिन सिद्धांतों पर चलते थे उन सिद्धांतों को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। जैसे मानवीय करुणा, प्रेम, सहानुभूति, इन सब का चित्रण जो है, या अहिंसा, ये सारे चित्रण इनके साहित्य में गांधी जी के प्रभाव से आए। हर लेखक का अपना एक क्षेत्र होता है, अपनी एक सीमा होती है, लेकिन प्रेमचंद जी के साहित्य की सीमाएं भी बहुत लंबी चौड़ी थी। तो इनके जो साहित्य के जीवन का जो क्षेत्र था वो काफ़ी व्यापक था, और उस व्यापक क्षेत्र से ही आपने कथावस्तु अपने साहित्य में ग्रहण किया। ये भी इनकी एक विशेषता। इसके अलावा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो आज़ादी के आंदोलन का विवरण भी इनके साहित्य में बहुत अच्छी तरह से हमको मिलता है। प्रत्यक्ष हमको स्पष्ट चित्रात्मक रूप से हमारे सामने आ जाता है। पति पत्नी के संबंध उस समय भी इनके साहित्य में हमको बहुत स्पष्ट चित्रों के रूप में निकल के हमको दिखाई देते हैं। उस समय की जो कमियां थी, जैसे विधवा विवाह, बहु विवाह, इन कमियों को भी आपने अपने साहित्य में स्थान दिया। इसके अलावा संयुक्त परिवारों की जो टूटन थी या उनकी जो समस्याएं थी, उनका भी सजीव चित्रण हमको इनके साहित्य में मिल जाता है। यहाँ तक कि चूँकि उस समय में प्रजातंत्र नहीं था, राजा थे, जमींदार थे या अंग्रेज थे। अंग्रेजों से सीधा संपर्क तो था नहीं, बड़े लोगों का था, आम जनता का नहीं था। तो जमींदारी का वर्णन भी मिलता है, और न्यायालय आदि का जिस तरह से संचालन होता था वो सारा इनके उपन्यासों में, इनकी कहानियों में हमको मिल जाता है। इनसे संबंधित समस्याएं हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। उनका विवरण वर्णन बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ तक कि प्रेम और नैतिकता को भी आपने अपने साहित्य में स्थान दिया। विधवा विवाह के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूँ कि विधवा विवाह पर इन्होंने काफ़ी जो है जोर दिया। अंतर्जातीय विवाह भी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, गोदान में अंतर्जातीय विवाह भी आपने उस समय दिखाया है, जबकि भारतीय समाज में उस बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। तो प्रेमचंद जी का जो एक विचारात्मक रूप से विकास है वो हमको यहाँ दिखाई दे जाता है, जो समय से पहले लोगों की नब्ज़ को पकड़ देते थे। अब आते हैं एक विशेष बात जो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मुझे भी लगी और अधिकांश पढ़ने वालों को भी लगती है। वो है कि इनके पात्र कौन होते थे। निश्चित रूप से जिन विषयों को इन्होंने लिया उन विषयों को उभारने वाले ही पात्र होते थे, जैसे जमींदार, किसान, मजदूर, पूंजीपति, सरकारी अफसर, माता, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका, विधवा, हिंदू, मुस्लिम आदि आदि सब तरह के लोग इनके उपन्यासों में पात्र के रूप में हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा एक खास बात जो ज़बरदस्त है, आज तो हालांकि वो आपको उतनी महत्वपूर्ण हो सकता है कि नहीं लगे, क्योंकि समाज में जो नाम हैं वो बदल चुके हैं। लोगों के नाम रखने की परंपराएं थोड़ी सी बदल गई है, अलग तरीके के नाम लिखे जा चुके हैं। लेकिन जिस समय में मैं था, पैदा हुआ, और लोगों के जो नाम वगैरह थे आपस में जिस तरह से बुलाया जाता था, प्रेमचंद जी ने अपने जो पात्र दिए हैं उनके नाम भी उसी तरह के दिए हैं, उसी तरह से उनको पुकारा जाता है।
जैसे गोवर्धन नाम था, उसका नाम सामान्य और ही कुछ कर दिया, जैसा कि गांव में अक्सर होता है। क्योंकि प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में जो पृष्ठभूमि रखी है वो अधिकांशतः ग्रामीण और किसान की रखी है। और फिर उनके साथ जुड़े हुए जमींदार, व्यापारी, सरकारी महकमे के लोग, उन सब को रखा है। और फिर आपस में जो सामाजिक संबंध होते हैं लोगों के, उन संबंधों को भी आपने हमारे सामने उभारने का प्रयास किया था। तो ये है कि इसका परिणाम ये हुआ, साहित्य उपन्यास में जो पात्र थे उनके नामों का इस तरह से रखा जाना जो यूँ लगता है कि आम लोगों के बीच के ही नाम हैं। अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लगेगा कि ये तो पात्र मेरे बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये पात्र तो आपके आसपास ही घूम रहे हैं। या तीसरा कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको लगेगा कि उसके आसपास के पात्र हैं, इसके जीवन में हैं ये चीज़ें। तो ये वास्तविकता जो है इनके पात्रों की, ये विशेषता जो है वो इनके साहित्य को और अधिक ऊपर ले जाती है। इस तरह से आज हमने प्रेमचंद जी के साहित्य पर यहाँ निबंध में जो हमको लिखनी है उनके बारे में उसी तरह से चर्चा की है जैसे निबंध में, साहित्यिक निबंध में या ललित निबंध में लिखा जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बिंदुवार कर दिया या थोड़ा सा भाषण के रूप में कहीं कहीं मैं विचलित हुआ हूँ, लेकिन आपको जब लेखन करोगे इस चीज़ को सुनने के बाद तो आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं मैं यहाँ आज समाप्त करता हूँ। हालांकि ऐसे तो हम चाहें तो 2, 3, 4 व्याख्यान खाली विशेषताओं पर भी कर सकते हैं यदि उदाहरण सहित इनकी विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन हमें एक छोटा निबंध लिखना है जिसमें परीक्षा में इतना समय नहीं होता, तो उसी के अनुसार हमने आज हमारी ये चर्चा की है। कल हम आगे जो है चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद जी के इस दिए गए साहित्य के आधार पर हिंदी को, हिंदुस्तान को या दुनिया को क्या मिला, प्रेमचंद जी की देन क्या रही, उसको जानेंगे। और आप प्रेमचंद के साहित्य की विशेषताओं को स्वयं लिखने की जो है चेष्टा करेंगे। आपका प्रयास रहना चाहिए कि इनको आप लिखें स्वयं, ताकि परीक्षा में आपको यदि प्रश्न आता है तो उसको हल कर सकें। इसमें प्रश्न क्या बनेगा, प्रेमचंद के साहित्य की विशेषताओं को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, या इन विशेषताओं में से कोई एक विशेषता देते हुए आपसे पूछा जा सकता है, इस विशेषता को विशेष तौर पर बताते हुए अन्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।